Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in this video we are going to discuss the topic Intellectual Property Appellant Board, जिसके अंदर हम रोल और एम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड के बारे में जानेंगे और स्ट्रक्चर जानेंगे, उसमें जुरिसडिक्शन और मैटर्स जो कवर होते हैं आईपीएबी के अंदर। ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आता है ये टॉपिक और हमारे सेक्शंस जो हम इसमें कवर करेंगे वो होंगे 83 to 100। तो सब्जेक्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर आईपीएबी बोर्ड की, जो कि अपीलेंट बोर्ड है। ये हमारे रिलेवेंट सेक्शंस हैं। इन सबको हम तो नहीं समझ पाएंगे वीडियो में, इसलिए मैंने इन सबकी हेडिंग आपके रेफरेंस के लिए लिख दी है। अगर आपको कोई लगे कि आपको इनके बारे में जानना चाहिए या फिर आपको एग्जामिनेशन के लिए सारे लर्न कर पाओगे तो यू कैन गो थ्रू इट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बाकी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। ऑलराइट सर, रोल एंड एम ऑफ द आईपीएबी। आईपीएबी की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड। तो इसका रोल क्या होता है? सबसे पहले तो अपीलेंट बोर्ड को ही समझ लो आप, क्या होता है अपीलेंट बोर्ड। जब हम किसी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो भी हमारा फर्स्ट लेवल होता है केस में, हम किसी कोर्ट पे पास जाते हैं और जो भी अथॉरिटीज वहां पे जो डिसाइड करती है, दोनों में से किसी भी एक पार्टी को प्रॉब्लम होती है उस डिसीजन से कि नहीं ये डिसीजन करेक्ट नहीं है, या फिर वी वांट टू चेंज दिस डिसीजन, या फिर हम चाहते हैं इस डिसीजन को दोबारा देखा जाए, इस पर दोबारा चर्चा हो, तो वो अपीलेंट बोर्ड के पास जाती है। यानी कि दूसरे कोर्ट्स में अपील करना, या फिर उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी हो, कोई और अथॉरिटी हो जिसके पास जाके अपील की जाए। तो डिसीजन आने के बाद दोबारा जाके उस डिसीजन को चेंज करवाने के लिए या दोबारा रिव्यू के लिए बोलना, उसे कहते हैं अपील। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामलों में भी अपीलेंट बोर्ड बना हुआ है। जब रजिस्ट्रार का डिसीजन मान्य, यानी कि मानना चाहती ना हो पार्टी, कोई भी पार्टी को इश्यूज हो, तो वो जाएगी अपीलेंट बोर्ड पे, उन्हें उसके डिसीजन को मानना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड। अपीलेंट अथॉरिटी एक्ट्स एज एन अपीलेंट बॉडी टू हेयर अपील। किस लिए होती है ये? अपील्स हेयर करने के लिए। किसके डिसीजन के लिए? द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। जो भी पेटेंट और ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग जो भी रजिस्ट्रार होता है, जो भी अथॉरिटी होती है जो डिसीजन लेती है, उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील होती है, तब अपीलेंट बॉडी के पास जाया जाता है। अब इसकी जुडिशियल एंड टेक्निकल एक्सपर्ट। अब जो ये अपीलेंट बॉडी है, जो जजेस होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, वो मिक्स जो है, वो जो बने हैं उनका कॉम्पोजिशन है जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स, यानी कि जुडिशियल का और टेक्निकल मेंबर्स का कॉम्पोजिशन बनाया है इन्होंने। तो उन लोगों को बिठाया जाता है अपीलेंट बॉडी के अंदर जो डिसीजन लेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू पेटेंट। किसके रिलेटेड डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाते हैं? पेटेंट और ट्रेडमार्क के रिलेटेड। और ये इंश्योर किया जाता है कि एकदम फेयर और लीगल डिसीजन हो। ठीक है। देन रिव्यू क्या करते हैं? इनका मेन काम क्या है? केस को रिव्यू करते हैं बिगनिंग से या फिर उस पॉइंट से जहां पे अपील की गई है। कभी कभार जरूरत होती है, डिपेंड्स ऑन केस की, केस को शुरू से ही रिव्यू करना पड़ता है, स्टार्टिंग से ही। और कभी कभार होता है कि जहां जिस पॉइंट पे अपील किया उसी पॉइंट पे रिव्यू कर दिया जाता है केस की। अच्छा, इस डिसीजन के लिए आपको इश्यूज है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस डिसीजन ओनली। देन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हैंडल स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस। तो इसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट की तरह सब चीजों को हैंडल कर ही जा सकता है। सिर्फ पेटेंट अमेंडमेंट, रेवोकेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, ऐसे टाइप के केसेस को हैंडल करता है जुरिस्डिक्शन। देन एम ऑफ द आईपीएबी, फेयरनेस इंश्योर करता है डिसीजन में, स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि जो इसके पास जो मुद्दे आते हैं पेटेंट और ट्रेडमार्क के रिलेटेड, वो भी तो स्पेसिफिक है। देन एफिशिएंसी इन आईपी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी सपोर्ट इनोवेशन। अब इसे एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। अगर एक कंपनी है, उसकी कोई पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है कुछ रीजन की वजह से, या फिर मतलब कुछ भी इशू हो जाता है उसका, तो द आईपीएबी कैन रिव्यू। तो आईपीएबी है उसको रिव्यू कर सकती है, क्योंकि अब रजिस्ट्रार ने तो अपना डिसीजन दे दिया दैट आई एम रिजेक्टिंग दिस एप्लीकेशन, तो वो आईपीएबी के पास जा सकती है रिव्यू के लिए। ठीक है। और उसमें कौन बैठेगा जो डिसीजन देगा? दोनों लीगल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठेंगे और दोनों तरीके से उस डिसीजन के, दोनों पर्सपेक्टिव से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उस डिसीजन उस पॉइंट, मतलब उस मामले को देखा जाएगा और फिर डिसीजन दिया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा कि डिसीजन जो है वो करेक्ट और फेयर हो। ठीक है। तो इसका एम हमको पता ही है कि एक अच्छा डिसीजन, एक फेयर डिसीजन, और डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाए, किसी पर्सन को ऐसा ना लगे कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। देन कम्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड। फॉर्मेशन एंड पर्पस। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेशन एंड पर्पस। ये एस्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन ऑन September 15, 2003,
और ये क्रिएट किस लिए किया गया था? अपील्स के लिए, अपील्स अगेंस्ट डिसीजन मेड बाय द रजिस्ट्रार अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रार एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ये दो तरीके की इन्होंने एक्ट दे दिए, इसके अंडर इसे बनाया गया था। देन मीटिंग लोकेशन एंड हेडक्वार्टर्स, इनकी मीटिंग हेल्ड होती है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद के अंदर, ये इनके मीटिंग लोकेशंस और इनका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई के अंदर। देन लीगल बेसिस की बात करें तो हम ये सेक्शन 83 के अंडर फॉर्म हुआ है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 पे के, और सेक्शन 83 टू 100 इसके अंदर कवर है ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट कवर्स मैटर्स टू आईपीएबी, यानी कि सेक्शन 83 टू 100 ट्रेडमार्क एक्ट का कवर करते हैं वो सारे मैटर्स जो आईपीएबी के अंदर सुलझाए जा सकते हैं। देन रोल इन पेटेंट अपील, इसका ये ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट है, और ये अब आते हैं हम रोल इन पेटेंट अपील पे। द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एंड 2005 एक्सपैंडेड इट्स जुरिस्डिक्शन, इसने अपना जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड किया। देन अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये डेट आ गई इन सबकी। देन पेंडिंग अपील्स इन वेरियस हाई कोर्ट ट्रांसफर टू आईपीएबी, तो आफ्टर दीज ईयर्स जो भी पेंडिंग अपील थी, मतलब आईपीएबी के आने के बाद जो भी पेंडिंग अपील्स थी हाई कोर्ट के अंदर, उसे ट्रांसफर कर दिया गया था आईपीएबी बोर्ड के पास कि नाउ यू विल होल्ड या यू विल लाइक आप इस डिस्प्यूट को, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, इनको रिजॉल्व करेंगे। तो न्यू रेटिफिकेशन एप्लीकेशन अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 टू बी फाइल्ड विद आईपीएबी। देन अपीलेबल मैटर्स, ये सारे वो मैटर्स हैं जो अपीलेबल है, आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो का टाइम तो स्ट्रेच नहीं करूंगी, और ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, हम पहले सेक्शंस में काफी बार देख चुके हैं। देन कम्स एक्सक्लूजन फ्रॉम जुरिस्डिक्शन, इनोवेशंस रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कि कोई इनोवेशन हो गई डिफेंस के रिलेटेड में, कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस हो गई, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड, या फिर कोई एटॉमिक एनर्जी की बात हो गई, इस टाइप के मैटर्स है, इन्हें एक्सक्लूड किया गया है। ये मैटर्स आईपी में नहीं देखे जाएंगे, कंट्रोलर्स मतलब आईपीएबी में, ठीक है। तो कंट्रोलर्स डिसीजन ग्रांटिंग ग्रेस पीरियड्स अंडर एनी क्लॉज ऑफ द पेटेंट एक्ट, अगर कंट्रोलर का डिसीजन ये है कि वो कुछ ग्रेस पीरियड देना चाहते हैं किसी क्लॉज के थ्रू पेटेंट एक्ट के अंदर, तो वो भी डिसीजन आप अपील नहीं कर सकते, वो डिसीजन भी अनअपीलेबल है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका, जुरिस्डिक्शन वो भी सिंप्लीफाइड वे में। स्ट्रक्चर ऑफ एन आईपीएबी बेंच, इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसकी कॉम्पोजिशन में जुडिशियल मेंबर भी बैठते हैं, टेक्निकल मेंबर्स भी बैठते हैं। ईच आईपीएबी बेंच कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स, क्योंकि मैटर को जुडिशियल और टेक्निकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अ पर्सन विद लीगल एक्सपर्टाइज, जुडिशियल में क्या होता है, एक पर्सन जिसकी लीगल एक्सपर्टीज हो। अ पर्सन विद टेक्निकल एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, ये टेक्निकल मेंबर के लिए। देन अपॉइंटमेंट, द ट्रेडमार्क एक्ट एंड द पेटेंट एक्ट स्पेसिफाई द क्राइटेरिया, दोनों एक्ट स्पेसिफाई करते हैं क्राइटेरिया को कि मेंबर्स किस तरीके से अपॉइंट होंगे। Then jurisdiction and appeal. Filing appeal. Appeals against the controller's decision must be filed within 3 months of the decision. यानी कि अगर आपको अपने कंट्रोलर के डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर वो अपील फाइल करनी पड़ेगी आईपीएबी में, अदरवाइज आपका टाइम हाथ से निकल गया तो यू वॉन्ट बी एबल टू फाइल दी अपील। Then IPAB can allow additional time for filing with the required fees. अगर आप उसके बाद भी करना चाहते हो, आपका टाइम जब चला जाता है तो एडिशनल टाइम आईपीएबी अलाउ करेगी आपको, बट आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपने लेट क्यों किया है, विच इज इन दिस पॉइंट, ठीक है। और फीस आपको एक पेनल्टी की तरीके से एक फीस भरनी पड़ेगी, जो भी रिक्वायर्ड फीस होती है ड्यू टू डिले, ठीक है। देन कम्स एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द आईपीएबी, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अपील्स। इसको सीधा ये एक एग्जांपल से समझा रही हूं मैं। इफ द कंट्रोलर रिजेक्ट्स अ पेटेंट एप्लीकेशन, अगर एक कंट्रोलर एक पेटेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है क्योंकि वो किसी क्राइटेरिया को मीट नहीं करती थी टेक्निकल रिक्वायरमेंट के, देन द अपीलेंट कैन अपील दिस डिसीजन टू आईपीएबी, तो अपीलेंट इस डिसीजन को अपील कर सकता है आईपीएबी में, और आईपीएबी सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। अगर आईपीएबी जो डिसीजन देते हैं आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप आईपीएबी को यही कहोगे कि आप प्लीज अपने डिसीजन को अगेन रिव्यू करो, बट आपके आईपीएबी के ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इस डिसीजन को चेंज कर सकती है।
हाँ, वो रिव्यू जरूर करने को आप कह सकते हो आईपीएबी को कि जो डिसीजन लिया मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे गलत लग रहा है, प्लीज रिव्यू दिस डिसीजन। तो आपके कहने पे शायद आईपीएबी एक बार डिसीजन को रिव्यू भी करे, और वो भी आईपीएबी का ही डिसीजन होगा कि उसे रिव्यू करना है या नहीं करना है। तो आईपीएबी क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है। High Court and patent infringement litigation. While the IPAB handles appeals related to administrative decision of the controller, the High Court in India retain jurisdiction over patent infringement cases. मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जो पेटेंट के इन्फ्रेंचमेंट केसेस होते हैं ना, वो सारे हाई कोर्ट के पास जाते हैं, वो जुरिस्डिक्शन आईपीएबी के पास नहीं है। इस पॉइंट के अंदर बस इतना ही है। दिस मीन्स दैट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट वेदर अ पेटेंट हैज बीन infringed, this issue will be resolved in the High Court, not the APAB. Rest आप example एक बार पढ़ लेना, you will understand it. Then re-evaluation of cases. Yes, the IPAB has the authority to re-evaluate cases, यानी कि रिव्यू करना केसेस को, कि या तो केसेस को वो स्टार्टिंग से समझे जब कोई अपील उनके पास आती है तो, या फिर उस अपील के थ्रू उन केसेस को उसी पॉइंट से समझे जिस पॉइंट पे अपील आई है। ये टोटली डिपेंड करता है केस के ऊपर और आईपीएबी बोर्ड के ऊपर। सो आईपीएबी हैज द अथॉरिटी टू री-evaluate केस either from the beginning, which means de novo, or from the point where the appeal is made. So this flexibility allows IPAB to ensure that justice is served by thoroughly reviewing all the relevant aspects of a case. तो IPAB पे डिपेंड करता है कि वो जस्टिस जो देना चाहते हैं वो जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स है केस के उनको देख के दे, क्योंकि अगर उनके ऊपर ये इम्पोज कर दिया जाएगा कि आपको केस शुरू से ही देखना है तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज्यादा टायरिंग, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग चीजें हो जाती है, तो इससे डिफिकल्टी होती है बोर्ड को भी। तो लेट इट बी ऑन देम ओनली how they have to review the case so that they can do their work freely without any tension and according to the procedure and the way they wanted to do it. बाकी आप इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल है उसे आप पढ़ सकते हैं। Then comes types of cases handled by IPAB. मैं इसे एक बार फटाफट से पढ़ देती हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। Termination of patents cases when where a patent is cancelled due to non-use. जब अगर पेटेंट आपका non-use मतलब यूज में ही नहीं आ रहा है तो पेटेंट कैंसिल हो जाता है जब उसे यूज में नहीं रखते हैं तो। Then reinstating lapsed patent, bringing back patent that have expired. Patent amendment or revocation, changing or cancelling patent, framework and specification amendments, change to detail of a patent, patent submission decision, issue related to filing patent application, replacement of applicants, changing the application on a patent application, patent termination in public interest, cancelling the patent for public welfare reason. कोई ऐसा पेटेंट है जिसे कैंसिल करना पड़ रहा है बिकॉज वो पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट था तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा ताकि पब्लिक वेलफेयर हो सके। देन पेटेंट असाइनमेंट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ पेटेंट ओनरशिप। ठीक है, असाइनमेंट हम पढ़ ही चुके हैं तो आई होप आपको ये चीज समझ आ जाएगा ये वाला पॉइंट। देन और भी टाइप्स हैं तो अब मैं इनको सबको रीड नहीं करी, मैं एक स्लाइड आपके लिए ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ तो प्लीज रीड देम। मैंने इनके साथ इनके मीनिंग भी लिख दिया वन लाइन में तो आपको समझ आ जाएगा। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हु कुड फाइल अ सूट इन आईपीएबी? आईपीएबी में सूट फाइल कौन कर सकता है? एक पेटेंट अपील्स की बात करें अगर हम तो पेटेंट एप्लीकेंट और पेटेंटीज, या तो एप्लीकेंट जिसका यानी कि पेटेंट है, इफ एन एप्लीकेंट्स रिक्वेस्ट फॉर पेटेंट was refused by the controller of the patent, और if the patentee जिसका ऑलरेडी पेटेंट है, एप्लीकेंट कौन होता है? जो पेटेंट रजिस्टर कराना चाहता है, पेटेंटी जिसे मिल चुका है, तब इफ द पेटेंटी फेस रेवोकेशन ऑफ अ पेटेंट, अगर एक पेटेंटी को रेवोकेशन मिल रहा है उसके पेटेंट का तो भी इन केसेस में अपील होती है। ओपोनेंट्स हो सकते हैं, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट इंक्लूडिंग डिसीजन ऑन पेटेंट ग्रांट्स, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन डिसीजन या फिर रेवोकेशन। तो ओपोनेंट्स जो हो गए उनमें भी वो भी अपील कर सकते हैं। ऑफकोर्स दोनों पार्टी, दो पार्टीज के बीच केस हो सकता है, जैसे कि किसी ने किसी का पेटेंट यूज करना चाहा या जो भी रीजन थे तो उसमें भी हो सकता है। देन ट्रेडमार्क अपेलेंट और रजिस्ट्रेंट्स, इफ एन applicant's trademark registration was refused, अगर एक एप्लीकेंट का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो जाता है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन रिमूव हो जाता है ट्रेडमार्क का, तब भी उस केसेस में भी ट्रेडमार्क अपील हो सकती है। ठीक है ना, हम ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं। ओपोनेंट के रीजन में एनी पर्सन अग्रीव बाय एन ऑर्डर, जो पर्सन अग्री मतलब
ऑपोजिट पार्टी जो अग्रीड ऑर्डर के, मतलब जो जिसे ऑर्डर अग्रीड पार्टी वो हो गई जिसे ऑर्डर नहीं सही लग रहा, जो पास हुआ डिसीजन वो सेटिस्फाई उसे नहीं लग रहा, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में भी अपील हो सकती है। और वो केसेस में अपोजिशंस, रेटिफिकेशंस और कैंसिलेशंस हो सकते हैं सच डिसीजन, और डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जिन पे अपील की जा सकती है। देन कम्स कॉपीराइट अपील। Copyright owner appeal against decision by the registrar of copyright। कौन से किस पे? कॉपीराइट के जो डिसीजंस होंगे रजिस्ट्रार के थ्रू उन पे अपील हो सकती है, जैसे कि रिफ्यूजल हो गया रजिस्ट्रेशन का। फिर आता है अग्रीव पार्टी, अगेन सेम थिंग कि अग्रीव पार्टी को डिसीजन से सेटिस्फाई यानी संतुष्टि नहीं मिल रही है तो वो आगे जाके अपील कर सकते हैं। इंडिविजुअल और एंटिटी अफेक्टेड बाय एनी ऑर्डर पास अंडर द कॉपीराइट एक्ट बाय द रजिस्ट्रार, तो वो जाके कर सकती है। Now geographical indications of appeal, applicants of GIS. If an application for GI was refused, opponents person aggrieved by an order related to GI registration. तो इसमें जो सीजीसी प्लांट वैरायटी के अंदर बात की गई है वो न्यू प्लांट्स की बात की है। कोई न्यू प्लांट्स के लिए जब पूरी तरह जो भी प्रोसीजर्स है वो फॉलो किए जाते हैं किसी पर्सन के थ्रू और सही तरीके से एप्लीकेशन वो सबमिट करता है, उसके बाद भी उसे अगर कोई परमिशन नहीं मिल रही है, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है थ्रू रजिस्ट्रार, तो उस केस में भी अपील हो सकती है। मतलब अपील करने से पहले भी एक वैलिड रीजन, वैलिड ग्राउंड्स होते हैं अपील के भी। कोई ऐसे ही जब रजिस्ट्रार सही है और एविडेंट है कि जो डिसीजन वो ले रहा है वो सही है, जो पर्सन है वो गलत चीज पे कोई कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, गलत चीज पे कर रहा है, तो वहां पे उसको अपील करके कोई पॉइंट नहीं है। अपील से पहले भी मैटर को देखा जाता है कि मैटर एक तरफा तो नहीं है। देन व्हेन टू फाइल अ सूट इन आईपीएबी। अब आईपीएबी में सूट कब फाइल होता है? विद इन द स्टैट्यूटरी टाइम फ्रेम। The time frame to file an appeal or suit in IPAB typically depends on the specific intellectual property law under which appeal was being made. Commonly, this period ranged from 30 to 90 days from the date of the decision or order being appealed against. तो ये टाइम है आईपीएबी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की दिया गया, स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ अंडर विच द अपील वाज मेड। और इस टाइम पीरियड की जो रेंज है वो है 30 से लेके 90 डेज की फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर बीइंग अपील अगेंस्ट। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अपॉन रिसीविंग एन एडवर्स डिसीजन, फाइलिंग कुड बी डन आफ्टर रिसीविंग एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, और ऑर्डर फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी। जैसे एग्जांपल है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क दैट एडवर्सली अफेक्ट द एप्लीकेंट ऑफ रजिस्ट्रेंट। देन सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किस उस पे मिल सकता है बेसिस पे। इन सम केसेस द आईपीएबी हैड द डिस्क्रिप्शन टू अलाउ अपील टू बी फाइल्ड बियॉन्ड द स्टैंडर्ड पीरियड, कि आप वो पीरियड खत्म होने के बाद भी अलाउ कर देती है किसी किसी केस में आईपीएबी। सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, अगर आप सही रीजन बताए, एक वैलिड रीजन बताए कि हम इस वजह से अपील नहीं कर पाए थे इस टाइम पीरियड के बीच में, तो आईपीएबी आपको तब भी अलाउ कर देती है। देयर शुड बी अ रीजन, अ वैलिड रीजन यू हैव टू गिव। देन फाइलिंग प्रोसेस, एप्लीकेशन सबमिट अ फॉर्मल अपील, एक फॉर्मल अपील एप्लीकेशन सबमिट होगी, जो भी प्रोसीजर होता है रिटर्न होना चाहिए, एंड वट एवर दे वांट यू टू स्पेसिफाई इन द एप्लीकेशन यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल दोज थिंग्स इंक्लूडिंग ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस। देन फीस होगी, पे द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर फाइलिंग द अपील, ऑफ कोर्स यू हैव टू पे द फी। Then representation, parties could represent themselves or appoint legal representative to handle their cases before the IPAB। तो मोस्टली पार्टीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही हैंडल कर मतलब हायर करती है हैंडल करने के लिए उनके केसेस को। देन इतना ही था इस वीडियो के अंदर। हम सारे ऑलमोस्ट ये सारे सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं अच्छे से। मैंने आपको इन शॉर्ट और एक गुड एक्सप्लेनेशन में इजी लैंग्वेज के अंदर नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए और समझा भी दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और पॉइंट समझ आए होंगे सारे। फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक पुट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। बाकी लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो चैनल को। थैंक यू।